इसका शासनकाल 1556 से 1620 ईस्वी के बीच में रहा है और इसने अपने शासनकाल में इस्लाम और हिंदू दोनों धर्म के अनुयायियों को महत्व दिया। इसके द्वारा जो है सरस्वती पूजा भी की जाती थी, या जो हिंदुओं के जो देवी हैं जिनको संगीत और शिक्षा की देवी माना जाता है, इसकी पूजा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा की जाती थी। इसी के कारण इसे जगत गुरु भी कहा जाता था। अगर इस किताब की बात करें, किताब नवरस की, तो इसमें इसने हिंदू देवी देवताओं के साथ जो इस्लाम के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनकी प्रशंसा में कविताएं और गीतों का संकलन किया था। इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा स्थापत्य में जो है इब्राहिम रोजा मकबरा का निर्माण किया गया था। वहीं नवरसपुर का भी निर्माण किया गया था, जो इसकी बाद में चल के राजधानी बनी थी। आदिल शाह द्वितीय की बात की जाए तो बीजापुर का ये सुल्तान रहा है। इसे गरीबों का दोस्त या अबला बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वेद व्यास, आचार्य वशिष्ठ, भरत मुनि या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भरत मुनि। अगर भरत मुनि की बात की जाए तो ये नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं और ये नाट्यशास्त्र जो है एक प्राचीन ग्रंथ है। एक कमाल की बात है कि हम लोग जो पढ़ते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में तो कितने वेद हैं, तो हम लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं कि 4 वेद ग्रंथ है, जो कि सही भी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। उसके साथ साथ इसका भी 5वें वेद के रूप में जाना जाता है, यानी महर्षि भरत मुनि के द्वारा जो नाट्यशास्त्र लिखी गई है इसको 5वां ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद में अगर बात करें तो इसका जो संकलन है ऋग्वेद से शब्द लिए गए हैं। सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से मुद्राएं ली गई हैं और अथर्ववेद से भाव लिए गए हैं। और चारों के संकलन के कारण ही इसको 5वां वेद बोला जाता है। ये चारों ग्रंथों से जो उनके ग्रंथ के आधार रहे हैं उनकी आधारों पर इनको निर्माण किया गया है। इसमें बात करें तो इस किस तरह के नाट्यशास्त्र में नृत्य का प्रस्तुति होती है, तो इसमें तांडव और लाश की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तांडव मीन्स गति और लय को, और वहीं लाश को जो है सुंदरता या भाव रस को प्रस्तुत करता है। इस तरह से देख सकते हैं कि नाट्यशास्त्र जो है काफी महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा ही पूरे देश में अलग अलग नृत्य कलाओं का सृजन हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से मुख्य घटक हैं नाट्यशास्त्र के, पहला है नाट्य। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो अक्षर हैं वो काफी डिफिकल्ट है। दूसरा है नृत्य और तीसरा है नृत्य। अगर पहला की बात करें नाटकीय, तो ये इसमें नाटकीय तत्व से निर्मित है। दूसरा है नृत्य, जो शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं नृत्य कला में उसका वर्णन है। और तीसरा घटक जो है नृत्य, इसमें जो है अभिव्यक्तिपूर्ण होती है, यानी जो मुद्राएं या भाव भंगिनाएं होती हैं इसमें इसका वर्णन किया गया है कि किस नृत्य में किस तरह के भाव भंगिमाएं और अभिव्यक्ति उसकी प्रस्तुत की जाएगी, शारीरिक गतिविधियां क्या होगी और नाटकीय तत्व क्या क्या होंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि रामायण का जो भी प्रस्तुतिकरण होता है ये नाटकीय तौर पर किया जाता है, जिसमें शारीरिक और अभिव्यक्तिपूर्ण की जितनी भी घटकें हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली किस मुगल शासक द्वारा भारत में लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है हमारा शाहजहां, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है दारा शिकोह, चौथा ऑप्शन है हमारा जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। इसे जहांगीर के द्वारा लागू किया गया था।
और जो दुअस्पा और सिंहस्पा हैं, इनका चयन जो होता है कुलीन जाति जो होती थी उन समय, या कुलीनों में से इनको की जाती थी। सवार अंक के जितने भी निर्दिष्ट सैनिक होते थे, यानी इसमें मान लीजिए सवार अंक में 10 सैनिक होते थे, तो इनसे जो है दुअस्पा और सिंहस्पा में कम से कम दोगुनी सैनिक को रखना पड़ता था। और दुअस्पा मीन्स होता है 2 घोड़ों वाला सैनिक जिसके पास 2 घोड़े होते थे, वहीं सिंहस्पा में होता था 3 घोड़े वाला सैनिक जिसके पास 3 घोड़े की सवारी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हमारे ऑप्शन हैं भील, दूसरा सहरिया, तीसरा गोंड और चौथा गद्दी। अब इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन है भील। ये मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करते हैं। इनके द्वारा हाल फिलहाल में भील प्रदेश की मांग की गई है, यानी भील प्रदेश नाम की एक नए राज्य की स्थापना की बात की गई है। और इनकी देखे जाए तो बनेश्वर जो मेला है, इनका प्रमुख मेला होता है जो राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगर इसकी बात करें भील प्रदेश की, अगर किसी राज्य की निर्माण की बात होती है तो हमारे संविधान की किस आर्टिकल में आती है? तो ये आती है आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, और इसे केवल संसद के द्वारा निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी की क्रू मेंबर हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एनालॉग प्रोजेक्ट है? तो पहला ऑप्शन है हमारा नासा, दूसरा है इसरो, तीसरा है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, चौथा है हमारा सुपार्को। ठीक है, अगर बात करें तो नासा जो है यूएसए की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की, यूरोपीय एजेंसी यूरोप की, और सुपार्को जो है पाकिस्तान की। तो इस तरह से देखें तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरोपीय अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो पहला ऑप्शन है हमारा रॉल्फ फिच, दूसरा है मॉन्सेरेट, तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर और चौथा है थॉमस रो। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉल्फ फिच, जो अकबर के दरबार में आया था सबसे पहले। मॉन्सेरेट जो था ये भी अकबर के दरबार में आया था, लेकिन रॉल्फ फिच के बाद आया था ये एक पादरी था जसुइट। फ्रांसवा बर्नियर यह फ्रांस का निवासी था और एक चिकित्सक के साथ साथ ये राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था, जो शाहजहां के काल में आया था। और ये उसके बेटे जो हैं दारा शिकोह, ये शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। तो दारा शिकोह के हेल्थ चेकअप या उसका बोले पर्सनल ये डॉक्टर था। दारा शिकोह की मृत्यु के बाद ये औरंगजेब का दरबार में ये रहने वाला डॉक्टर बन गया। नेक्स्ट हमारा थॉमस रो जो था ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में सिंध पहुंचा था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है बलबन, चौथा हमारा इब्राहिम लोदी। इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल में इब्न बतूता जो है सिंध में पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात किया जाए तो ये बार बार ऑप्शंस में आ रहा है, तो इसलिए इसको डिस्कशन कर लेते हैं। ये तुगलक वंश का शासक था जिसकी स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी, और गयासुद्दीन तुगलक का ये पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको 1325 से 1351 के बीच शासन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये एक तरह से बुद्धिमान और शासक था, इसने कई प्रयोग किए और उसमें से जो मैक्सिमम नीतियां हैं वो विफल हो गई। इसके कारण इसको बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है।
इसकी जन्म की बात करें तो इसका जन्म जो है 1290 ईस्वी में हुआ था। और जैसे आप जान चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का ये पुत्र था। इसका मूल नाम जो था फक्कर मलिक जौना खान, लेकिन इसने बाद में अपना नाम मोहम्मद रख लिया। इसको जो बोले तो ये काफी बड़ा विद्वान था, जिसको फारसी संस्कृत के साथ साथ अरबी और हिंदी के भी ज्ञान प्राप्त थे। ये एक शतरंज का कुशल प्लेयर था और ये बहुत बड़ा राइटर भी था, जो लिखने की शैली से काफी अच्छी तरह से परिचित था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 में अपनी गद्दी संभाली, यानी जब गयासुद्दीन की मृत्यु होती है 1325 में, उस समय इसने तुगलक वंश का शासन संभाला। इसने भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया, जिसमें मुख्य रूप से ये भारत उपमहाद्वीप शामिल था। भारत उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं? अभी जो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश हैं, उनको भारतीय उपमहाद्वीप में बोला जाता है। तो मैक्सिमम इसकी शासन जो रही है भारतीय उपमहाद्वीप में रही है। इसने अपनी दिल्ली जो है, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कर दी, जिसे दौलताबाद को देवगिरी भी बोला जाता है। इसने कई नई मुद्राओं का भी प्रचलन किया, जिसमें टोकन मुद्रा फेमस रही। हालांकि ये बाद में चल के विफल हो गई, क्योंकि जो टोकन मुद्रा थी इसने तांबे में जारी किया था और इसका कालाबाजारी बहुत ज़्यादा होने लगी उस समय के मार्केट में। तो तांबे का जो सिक्का बनता था, मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 रुपये होती थी, तो ये जो व्यापारी थे इसको गलाकर दूसरे वस्तु निर्माण करके इसे ज़्यादा वैल्यू प्राप्त कर लेते थे, या मूल्य इनको प्राप्त हो जाती थी। इसलिए इसका जो तांबे का जो टोकन है ये विफल रह गया। इसने कई सैन्य अभियान भी किए, जो सभी असफल रहे। इनके न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग का काफी एकाधिकार होता था। हालांकि ये योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन करता था, जिसमें बात करें तो बहुमत जो है हिंदू प्रजा के असहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए नियम कानून बनाता था। नेक्स्ट है एलोरा गुफा किस वंश के शासन काल में बना? पहला ऑप्शन राष्ट्रकूट, दूसरा है गुप्त, तीसरा है चालुक्य, चौथा है विजयनगर साम्राज्य। हमारा करेक्ट आंसर इसका राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों की बात, इनका शासनकाल 755 ईस्वी से 975 ईस्वी के बीच रहा है। जो मैक्सिमम जो है इनका शासन भारत के दक्कन जो क्षेत्र हैं उनमें इनका शासन रहा था, जिसकी स्थापना जो है दंती दुर्ग नामक शासक ने किया था। और यह एक शक्तिशाली शासक था। इनके प्रमुख शासकों की बात की जाए तो राष्ट्रकूटों के प्रमुख शासक था कृष्णराज प्रथम, जिसने एलोरा में जो है भगवान शिव की मंदिर बनाई थी, जिसे कैलाश मंदिर बोलते हैं। और इसमें अपनी वास्तुकला का भी इसने काफी अच्छा योगदान दिया था। इसका नेक्स्ट है शासक ध्रुव। इसने मध्य भारत को पूरी तरह से सुरक्षित किया था, कई हिंदू राजाओं को भी परास्त किया था। नेक्स्ट है अमोघ वर्ष प्रथम। ये 800 से 878 ईस्वी के बीच में शासन किया था। नेक्स्ट है हमारा शासक तो है कृष्ण तृतीय, जिस राष्ट्रकूट वंश को इसने काफी मजबूती प्रदान की थी। कला और वास्तुकला की बात की जाए तो इनका इनमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसने जो एलोरा के गुफा है उनमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बनाने में। इनकी प्रशासनिक प्रणाली जो थी काफी कुशल थी, जो स्थानीय स्वशासन था, राजस्व संग्रह का तरीका और सार्वजनिक व्यवस्था का जो रख रखाव था ये काफी सुदृढ़ और सुनिश्चित तरीके की थी। ये धार्मिक सहिष्णु लोग थे, जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को मानते थे।
इनकी क्षेत्रों का बात करें तो कहाँ से कहाँ तक इनका क्षेत्र विस्तार था साम्राज्य का, तो ये कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक इनके साम्राज्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इनकी भाषा की बात की जाए तो ये कन्नड़ भाषा बोलते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गुप्तकालीन अपहृत भूमि का सही वर्णन है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अपहृत भूमि किस वन से रिलेटेड है या किस काल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो गया गुप्त काल। और ये क्या है एक व्यवस्था, तो ये भूमि का वर्णन करने का तरीका है जिसको देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन है हमारा कृषि जो प्रति भूमि, खेती नहीं की जाने वाली भूमि, वन या प्रति भूमि। ऑप्शन डी हमारा लास्ट चारागाह भूमि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वन और प्रति भूमि, इसका करेक्ट आंसर है।